जय हिंद दोस्तों, अल्फा करियर एकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स। तो हम जनरली जो क्लास करवाते हैं उसमें क्या लिखते भी हैं बच्चे, तो वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो हमने सोचा कि एक फास्ट फॉरवर्ड बना देते हैं जिसमें हमारे जो अल्फा के बच्चे हैं उनका भला हो जाएगा। वो फास्ट फॉरवर्ड सभी क्वेश्चन को रिवीजन कर पाएंगे। तो इसमें जो है हम लोग 25 अगस्त 2024 में जो बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा हुई थी उसका जो प्रश्न पत्र है उसके प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, आंसर देंगे, साथ में व्याख्या भी करेंगे ताकि उस प्रश्न से संबंधित और भी अगर प्रश्न आएंगे, क्योंकि हर बार तो सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आएगा नहीं, तो उससे जो मिलते जुलते प्रश्न होंगे उनको भी हम साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन के सामने में क्या आता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न को समझिए। सूर्य का परिवार नहीं, जो आप ग्रह है, ग्रह जो हम हमारा जो सौरमंडल का ग्रह है उसके बारे में नहीं क्वेश्चन हो रहा है। सूरज एक तारा है, तो इस तरह के बहुत सारे तारे, तारों का एक परिवार है। तो सूर्य जिस तारों के परिवार से संबंधित रखता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने में है, गैलेक्सी, निहारिका, सुपरनोवा, ब्लैक होल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है गैलेक्सी। क्यों है? क्योंकि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे आकाशगंगा कहते हैं, और हमारा गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा है, उसका एक अलग नाम है, उसको कहते हैं मिल्की वे। दुग्ध मेखला भी कहते हैं, क्षीर मार्ग भी कहते हैं उसे। तो गैलेक्सी होती क्या है, यानी कि आकाशगंगा, ये तारों, गैस और धूल के एक बहुत बड़ा विशाल समूह है। हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है, तो ये गैलेक्सी का पार्ट है। अच्छा, इसके बारे में कुछ हम और डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। याद रखिएगा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है। और हमारी जो आकाशगंगा है इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। 1 लाख साल तक प्रकाश चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, तब जाके आकाशगंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच पाएगी। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड स्पाइरल गैलेक्सी। ओके। हमारे आकाशगंगा के केंद्र के पास एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, इसका नाम है सैगिटेरियस ए। तो याद रखिएगा, ये जो हमारी आकाशगंगा है जिसमें हमारा सूर्य भी एक सदस्य है, उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है, उसका नाम है सैगिटेरियस ए। तो आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा के आएंगे ना कि या फिर आप फंस जाइएगा। तो ये एक क्वेश्चन हमारा मिल्की वे से पता लग गया। ये गैलेक्सी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमने क्या किया, गैलेक्सी से संबंधित और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं ये करके। ओके। तो अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। तो स्वर्ण पदक है, ओलंपिक का स्वर्ण पदक, एक बहुत बड़ी बात है। तो ये 1920, 28, 36 और 48 का ऑप्शन है। ऑप्शन में है 1928। 1928 में जो ओलंपिक हुई थी उसमें, जो एम्स्टर्डम में हॉकी की ओलंपिक हुई थी, उसमें हॉकी का स्वर्ण पदक मिला था भारत को। भारत ने फाइनल में नीदरलैंड्स को 3-0 से हराया था। इसमें जो हमारे महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके वजह से ही ये स्वर्ण पदक मिला था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारे हॉकी की टीम है, पुरुष हॉकी की टीम है इंडिया की, उसके कप्तान का नाम है हरमनप्रीत सिंह, और ये भी काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024, ये इंटरनेशनल आपको अवार्ड है। इसमें भी इन्हें जो है 3 बार अवार्ड मिला है, तीसरी बार फिर 2024 में ये FIH प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जो हमारी टीम ने जीता था, तब स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता था। और इस मैच में भी, पेरिस ओलंपिक में भी वो टॉप स्कोरर थे। कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। 10 गोल इन्होंने किया था। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, इस टूर्नामेंट में भी भारत ने ट्रॉफी जीती और हरमनप्रीत सिंह जो है ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। ये बहुत गर्व की बात है। हॉकी के बारे में कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा, तो महिला हॉकी टीम के बारे में भी जानेंगे हम। महिला हॉकी टीम की जो कप्तान है वो है सलीमा टेटे। ओके। प्रश्न आपके सामने में है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो इस प्रश्न से हमको पता लग गया कि हमें जनगणना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उससे क्वेश्चंस आते हैं। अब जनगणना में इस बार जो पूछा गया था वो साक्षरता दर के बारे में है। ऑप्शंस आपके सामने में है। 68.8%, हिंदी में कहे तो 74.04%। अगला है 80.2%, और 72.6%। सही आंसर इसका है 74, 74। याद रखिए 74 साक्षरता दर के बारे में हो रही है ना। भारत में 100 व्यक्ति में से 74 पढ़े लिखे थे, ऐसा समझिए आप इसको। चलिए इसके बारे में देखते हैं और क्या है।
तो ये तो आपका क्वेश्चन सही है, आपको है। पुरुषों की साक्षरता दर मतलब ये 74 जो 100 में से 74 पढ़े लिखे हैं, तो इसमें फिर पुरुषों की दर कितनी है 82 और महिलाओं की दर कितनी है 65.46। तो ये पुरुषों की साक्षरता दर है और महिलाओं की साक्षरता दर है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या बाल की खाल निकाल सकते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 121.08 करोड़। ये 2011 की जनगणना की रिपोर्ट है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हमसे पहले कौन है? चाइना है। जनसंख्या किस स्पीड से बढ़ रही है? 17.7% की स्पीड से बढ़ रही है। पुरुषों की संख्या 62.37 करोड़ है और महिलाओं की जनसंख्या 58.67 करोड़ थी। लिंग अनुपात 1000 पुरुष अगर हैं तो उनके मुकाबले में केवल 940 महिलाएं हैं। साक्षरता दर जैसा हमारा क्वेश्चन में था 74.04% है। पुरुषों की 82.14% है। महिलाओं की 65.46% है। यानी कि महिलाएं 100 महिलाओं में से केवल 65 महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं। केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है 94%। 100 में से 94 बंदे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। बिहार का साक्षरता दर न्यूनतम है 61.82%। तो दो चीज आप याद रखिए, टॉप में कौन है? केरल है और कम में कौन है? बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूरे भारत के मुकाबले में देखा जाए तो ठाणे है महाराष्ट्र में। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और दिल्ली में जनसंख्या की जो डेंसिटी है, घनत्व है, सबसे अधिक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में 11,320 व्यक्ति रहते हैं। सबसे कम केवल 17 व्यक्ति रहते हैं 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में। भारत में 31.16% जनसंख्या शहरों में रहती है और गांव में रहने वाले हैं 68.84%। चलिए और भी बाल की खाल निकालनी बाकी है। बाल लिंगानुपात जो 0 से लेकर 6 वर्ष मतलब 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, 1000 बच्चों में से 919 बालिकाएं हैं। भारत में कुल 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। पॉवर्टी लाइन के नीचे लगभग समझ लिए 22% जनसंख्या आपकी हो गई। भारत में 15वीं जनगणना वर्ष 2011 में संपन्न हुई, यानी कि जो जनगणना हुई है 2011 वाली, ये 15वीं जनगणना थी, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। पहली कब हुई थी? 1872 में। और जो नियमित जनगणना शुरू हुई है वो है 1881 में। तो आप ये गड़बड़ाइएगा नहीं, अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब चालू हुई, तो आपको 1881 बताना है। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है, ये भी आपको याद रखना है। जनगणना आयुक्त सी चंद्र मौली हैं। और भारत में सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। वहां पे हर साल 27.82% जनसंख्या बढ़ रही है। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? केरल है, केवल 4.91%। चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार के बारे में। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10.41 करोड़। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 3rd नंबर है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.42%, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार की साक्षरता दर 61.82% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। बिहार में पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 71.20। बिहार में महिलाएं 51.5% जो है महिलाएं साक्षर हैं। बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है जो गांव में रहती हैं? 88.71%। और शहरों में रहने वाली जनसंख्या बिहार की जो है वो 11.29% है। चलिए बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रह रहे हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक है। अगर राज्यों के बारे में पूछा जाए कि राज्य के हिसाब से केवल राज्यों का मतलब केंद्र प्रशासित को अगर ऐड ना किया जाए तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार में लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं हैं। बिहार का बाल लिंगानुपात 1000 के मुकाबले में 933 बालिकाएं हैं। पटना जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था, उसमें 58 लाख से अधिक व्यक्ति रह रहे थे। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। ज्यादा वाला कौन सा है? पटना। चलिए देखते हैं आगे आपके लिए क्या है। बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.82%। ये दर राष्ट्रीय औसत से कम है, जो कि 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर 71.20% है बिहार की। महिलाएं
5% है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता मतलब गांव के लोग 100 में से लगभग 59.78% पढ़े लिखे। बिहार की शहरी साक्षरता 51.93% है। भारत में साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, जहाँ पे 73.37% है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पश्चिम चंपारण है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? यानी कि कोई भी फंक्शन जब शुरू होता है तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले उसकी ड्रेस रिहर्सल होती है, सेम ड्रेस पहन के सेम प्रोग्राम होता है ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, स्पेन का गृह युद्ध और चीन जापान युद्ध, इनमें से कौन सा है द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? यह है स्पेन का गृह युद्ध, जो कि 1936 शुरू हुआ था और 1939 में समाप्त हुआ था। इसमें जर्मनी और इटली ने अपने ताकत का प्रदर्शन किया था। सामने में कौन था? स्पेन। ओके, तो आइए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को। युद्ध का समापन हुआ था 11 नवंबर 1918 को। युद्ध चली थी प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 महीने 14 दिन। इस युद्ध को महायुद्ध भी कहा जाता है। युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, जो कि सराजेवो में हुई थी। कि हत्या किसने की थी? गैव्रिलो प्रिंसिप नामक सर्बियाई क्रांतिकारी ने की थी। चलिए आगे बढ़िए। युद्ध में 2 प्रमुख गुट बने थे, मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर्स। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और अमेरिका। और केंद्रीय शक्तियों में जो देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया, ये मेन है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को युद्ध में प्रवेश किया था, थोड़ा सा बाद में। भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 13 लाख से अधिक सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा था। मतलब हमारे इंडिया जो उस वक्त ब्रिटिश के अंदर में थी, यहाँ से भी 13 लाख से अधिक सैनिक गए थे युद्ध में शामिल होने के लिए। युद्ध का अंत कैसे हुआ था? वर्साई की संधि होने के बाद हुआ था। 28 जून 1919 को वर्साई संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। वर्साई संधि द्वारा जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और बोला, भैया आप जो है जबरदस्त तरीके से पैसा हमको दीजिए, क्योंकि आपके वजह से ही सब कुछ हुआ है। युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। क्यों? ताकि विश्व में शांति बनाए रखा जाए। भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई? रोलट एक्ट पारित हुआ, अब जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में जुलूस हुआ था। फिर वहां पे जनरल डायर ने गोली चलाई। ये सब प्रथम विश्व युद्ध के कारण है आपके। ओके, क्यों हुआ था ये सभा? क्योंकि इसमें जो है भारत में उस खर्चे को पूरा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अत्यधिक टैक्स लगाया, सैनिकों की भर्ती की गई, यहाँ का हर तरह से दोहन ही हुआ था। चलिए जी, आइए, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? बताइए आप। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही आंसर है वीवी गिरी। क्यों सही आंसर है? देखिए आप, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन भारतीय रेलवे कर्मचारियों का एक संगठन है, जिसमें जो है हमारे राष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी जी, वो उसमें सदस्य थे। बाद में वो राष्ट्रपति बने थे। ये है हमारे वीवी गिरी साहब। आइए इनके बारे में और जानते हैं, चूंकि इनसे प्रश्न पूछा है तो आगे और प्रश्न आ सकते हैं। प्रथम स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। जन्म हुआ था इनका 10 अगस्त 1894 में उड़ीसा में बहरामपुर में, और 15 मृत्यु इनकी जो हुई थी ये 24 जून 1980 में हुई थी। ठीक है। कार्यकाल राष्ट्रपति का इनका था 24 अगस्त 1969 से 1974, और उपराष्ट्रपति भी थे इससे पहले 1967 से 1969 तक, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले और अब तक एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति ये हैं, मतलब इनका कोई दल नहीं था। इतिहास का श्रमिक नेता और रेल कर्मचारियों के महासंघ के अध्यक्ष और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं ये। देखिए, तो 2 चीज आप रखिए याद, कि रेल कर्मचारियों के महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब ये पहले से बहुत ही एक्टिव रहे हैं। 1975 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर वीवी गिरी को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यानी कि आप आ गए हिंदी में भी, तो प्रश्न है क्षेत्र, रीति, छाया, घटना। तो बताइए आप, ये किसका क्षेत्र है भाई? तो क्षेत्र हो गया इसका पुल्लिंग, और बाकी सब जो है स्त्रीलिंग है। चलिए, तो प्राकृतिक तत्व जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, धातुएं भी
पुल्लिंग होती है। अमूर्त वस्तुएं हैं वो भी क्या होता है, पुल्लिंग मानी जाती हैं। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है, पहले क्वेश्चन को समझिए आप। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, जहाँ पे जमीन में पानी भी होता है। तो इंदौर, भोपाल, रायपुर और पटना। आंसर है इंदौर। क्यों है इंदौर? क्योंकि सिरपुर जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। अच्छा, ये क्या है? मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, इंसान ने बनाया है, प्राकृतिक रूप से नहीं है। तो इसे पक्षी विहार कहते हैं, पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, जो कि यहाँ पक्षी यहाँ बहुत आते हैं तरह तरह के। इसको महाराजा शिवाजी राव होलकर ने इंदौर शहर के लिए पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया था। ये है आपको सिरपुर वेटलैंड। आइए देखिए, पक्षियाँ कितने हैं आपको, है ना, पानी भी है इसमें, जंगल भी है, पक्षियों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो हिंदी में क्या कहते हैं आर्द्र भूमि, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। रामसर साइट घोषित होने पर उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो ये एक रामसर संधि हुई थी 1971 में, जो बहुत ही महत्व की होती है वेटलैंड वगैरह, उसको रामसर साइट घोषित करते हैं, यानी कि अब ये इंटरनेशनल महत्व की हो गई, तो गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। भारत में पहली बार घोषित रामसर साइट चिल्का झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1981 में घोषित किया गया था रामसर साइट। सिरपुर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है और ये मानव निर्मित है, ये भी याद रखिएगा। 2022 में रामसर कन्वेंशन के तहत एक रामसर साइट घोषित किया गया था इसको, ठीक है, 22 में। तो इसका नाम पक्षी विहार, पक्षी अभ्यारण्य भी रखा गया है। महाराज शिवाजीराव होलकर ने इंदौर शहर की जलापूर्ति के लिए सिरपुर आर्द्र भूमि को बनाया था। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899, 1839, 1910, 1942, 1899। तो जानिए इनके बारे में। 1899 को बंगाल में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 1954 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। बंगाली भाषा के कवि थे, लेखक भी थे और उपन्यासकार भी थे और निबंधकार भी थे। 1955 में इनके मरने के बाद इनकी श्रेष्ठ कविता के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये हैं कवि जीवनानंद दास। तो इसे आप ये पहले समझ लीजिए आप, हिंदी भाषा में जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लेखक, साहित्यकार, निबंधकार हैं, उनके बारे में आप जान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानववाद का जनक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, फ्रांसीसी पेट्रॉक या सुकरात? फ्रांसीसी पेट्रॉक। क्यों है भाई? फ्रांसीसी पेट्रॉक को मानववाद का जनक माना जाता है। इटली के रहने वाले थे, पुनर्जागरण काल के प्रमुख विचारक थे। ये जो कैचवर्ड याद रखिएगा, पुनर्जागरण काल। अब अच्छा, अपने साहित्य के लिए उन्होंने मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहित किया साहित्य के जरिए से, यानी कि ये लेखक थे। अब देखिए, इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ह्यूमनिज्म किस काल में एक प्रमुख बौद्धिक आंदोलन के रूप में उखड़ा? जी हाँ, पुनर्जागरण काल, सही पता आपने। तो ये 1350 से लेकर 1650 के बीच का जो काल है ना, ये 300 साल का, इसे कहते हैं पुनर्जागरण काल। मानववाद का मूल उद्देश्य क्या होता है बताइए? मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना, व्यक्ति की योग्यता पर बल देना, तो ह्यूमन सेंट्रिक है। प्रश्न क्या है कि आपका मानववाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो धर्म के बजाय तर्क, विज्ञान और मानव मूल्यों को प्रमुखता देना ही इसका है। चलिए, पुनर्जागरण काल में मानववाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो फ्रांसीसी पेट्रो कहाँ के थे? याद कीजिए, इटली से। तो इटली से मानववाद का प्रारंभ हुआ है। मानववाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? पेट्रोक जी को, फ्रांसिस्को पेट्रोक को। पेट्रोक किस देश के थे? इटली के थे। मानववाद किस युग की देन है? तो पुनर्जागरण युग की देन है, रेनेसेंस। ओके। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उत्तर है दादा भाई नौरोजी। तो पिछले वाले कौन थे हमारे खास बंधु? वीवी गिरी। अभी कौन है? दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं, संसद के सदस्य रह चुके हैं। वहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जीता भी था। चलिए आगे। तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद, इनके हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। इनको भारत का ओल्ड मैन भी कहा जाता है। आइए इनके बारे में और जानते हैं। किस उपाधि से जानते हैं इनको? इनको जानते हैं भारत का वयोवृद्ध, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी किस राजनीतिक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, गरीबी के सिद्धांत। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी याद कर लीजिए, इनके लिए इनको जाना जाता है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी।
दादा भाई नौरोजी किस पुस्तक के लेखक थे? ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1825 को। आइए आपका साक्षात्कार कराते हैं इनके बारे में और तथ्यों से। किस समुदाय से थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? नहीं, पारसी समुदाय से थे। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड में किस संस्था की इन्होंने स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इनके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को किसके गुरु के रूप में भी जाना जाता है? मतलब कौन और ऐसे भारतीय नेता थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जिनके गुरु के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनके गोपाल कृष्ण गोखले इनके चेले थे। आइए, लोटा पहाड़ किस जिले में है? धनबाद, हजारीबाग, सिंहभूम जिला, रांची। आंसर सिंहभूम जिला। सिंहभूम जिला में क्या है? लोटा पहाड़ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो एक प्रसिद्ध स्थल है, ये एक पाषाण युग के अवशेष वाला है। यहाँ पे लोहे के अयस्क के खंडार पाए गए हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना। तो पाषाण युग का याद रखिएगा आप। तो लोटा पहाड़ के किस युग के उपकरण मिले हैं? पाषाण युगीन उपकरण मिले हैं। वहाँ पे जो पहाड़ में शैल चित्र है, शैल मतलब पत्थर हो गया, पत्थर पे जो चित्र बनाए गए हैं, किस प्रकार के जानवर दिखाए गए हैं उनमें? हिरन और भैंसा दिखाया गया है। खुदाई किसने करवाई थी? पुरातत्व निदेशालय ने करवाई थी। लोटा पहाड़ का मुख्य पुरातात्विक महत्व क्या है? मानववास और शैल चित्र। चले आगे। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या प्रिज्म? क्या है बताइए आंसर? उत्तल दर्पण। देखिए, रियर व्यू मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। क्षमा कीजिएगा, साइड मिरर में, रियर व्यू नहीं, साइड मिरर बोलेंगे उसको, ठीक है। साइड मिरर में वस्तुएं कैसी दिखती हैं? ये वस्तुएं छोटी दिखती हैं और आपको वहां बहुत नजदीक नजदीक दिखती हैं, जबकि वो होती कहाँ है? दूर दूर होती हैं। गाड़ियों में साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एरिया दिखता है, फील्ड ऑफ व्यू इसका बहुत वाइड होता है। अब बाल की खाल निकालते हैं। उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि का प्रकार क्या होता है? आभासी, सीधी और छोटी। ये प्रश्न आता है। गाड़ी के हेडलाइट रिफ्लेक्टर में, आगे ना यहाँ से लाइट निकलती है, हेडलाइट रिफ्लेक्टर, उसमें किस प्रकार का दर्पण उपयोग होता है? उसमें अवतल होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये चेतावनी किस मिरर पे लिखी होती है? साइड मिरर पे लिखी होती है। गाड़ी के साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पीछे के बड़े क्षेत्र को दिखाना और चालक को व्यापक दृश्य देना। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? इस प्रश्न के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करने वाले हैं। ये आपको जो एपिसोड चल रही है अल्फा करियर एकेडमी की तरफ से चल रही है, ताकि आप थोड़ा सा मजा लें और सबसे आगे रहें। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। एकदम सही पकड़ लिया आपने, 2.42। तो हीरा जो है उसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो इसे अत्यधिक चमकदार बनाता है। यानी कि जब प्रकाश की कोई किरण हीरे के अंदर जाती है तो वह अंदर में रिफ्लेक्ट होती रहती है और कई बार परिवर्तित होती है, इससे हीरा क्या है? चमकदार दिखता है। आइए कुछ बाल की खाल निकालें। हीरा किस तत्व का बना होता है बताइए? कार्बन का बना होता है। जी हाँ, कोयला भी कार्बन का बना होता है। हीरे में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? क्रिस्टलीय रूप में। अच्छा, हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? चलिए बताइए। एलोट्रॉप, इसे अपरूप कहते हैं। इसने क्या है? अपना रूप बदल लिया है। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। हीरे की कठोरता स्केल पे कितनी होती है? हार्डनेस के स्केल पे ये 10 है। सबसे हाईएस्ट हार्डनेस जो है वो हीरे की ही होती है। चलिए और भी बाल की खाल निकालेंगे अभी। हीरा ऊष्मा का, हीट का सुचालक है या कुचालक है? सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। आगे गर्म कीजिएगा तो पीछे भी गर्म हो जाएगा। भारत में प्राचीन काल में हीरे की खानें कहाँ थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। गोलकुंडा तेलंगाना में थी। कोहिनूर हीरा किस खान से प्राप्त हुआ? बस नेचुरली है, प्राचीन हीरे की खान से निकला होगा, गोलाकुंडा से। तो गोलकुंडा की खान से ही कोहिनूर हीरा निकला था। कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है? इंडिया में तो है नहीं, लंदन के टावर में है, लंदन टावर में, ब्रिटिश
ब्रिटिश ताज रखा हुआ है, उस पे जड़ा हुआ है। वर्तमान में भारत में हीरे की खान कहाँ है? ये पक्का याद रखिए। पुराना वाला कहाँ है? गोलकुंडा में है। अभी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, पन्ना में। पन्ने की खान है, हीरा पन्ना, पन्ना। चलिए आगे बढ़िए। भारत में हीरे की एकमात्र सक्रिय खान कहाँ सी है? पन्ना में है ना? पन्ना हीरा खान। दुनिया में सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलीनन हीरा। आप कोहिनूर मत बोल दीजिएगा। कुलीनन हीरा जो है दुनिया में सबसे बड़ा हीरा है। प्राकृतिक हीरे के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो अल्फा करियर अकेडमी में हम लोग जो है मॉर्निंग में भी हमारी बैच चलती है 9:30 से 1 बजे, और जो बच्चे दिन में काम करते हैं, कोई लड़की है स्कूल में पढ़ा रही है, कोई लड़का है कहीं दवाई दुकान में काम कर रहा है, कोई गैरेज में काम कर रहा है, इनके लिए शाम को 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक हमारी इवनिंग क्लास चलती है। और जो आप अभी देख रहे हैं ना, इसी को विस्तृत रूप से हम लोग जो है क्रैश कोर्स करवा रहे हैं शाम को 5 बजे से 6:30 तक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। प्राकृतिक हीरे का उत्पादन कौन सा देश पहले स्थान पर है? रशिया। रशिया में नेचुरल हीरे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। मानव निर्मित कृत्रिम हीरा किस विधि से बनाया जाता है? इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, है ना, HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की विधि से इसे बनाया जा रहा है। हीरा किस प्रकार की बंधन से बना होता है? केमिकल, हाँ, सहसंयोजी बंधन, जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। बस 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 बस, लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो सुनिए, पहला काम कीजिएगा आप, रिएक्शन दीजिए, एक हार्ट डालिए अपना, अगर दिल से चाहते हैं। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा है तो आप इसमें थंब अप करके दे सकते हैं रिएक्शन। कमेंट, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो पक्का कमेंट कीजिएगा और बताइएगा अगर अच्छा लगा है तो आपको ये, फिर मुझे ये बनाना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनेगा हमारा, क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस को 1 घंटा भी नहीं, ये कम से कम 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। आप इस तरह से चाहते हैं, अगर बिहार पुलिस के सभी जितने भी पहले प्रश्न आए हैं 24 में, 23 में, 22 में, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ आप चाहें तो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये अच्छा लगे और उनका वो लाभ मिले। अपने सोशल मीडिया हैंडल में भी आप जैसे व्हाट्सएप में स्टेटस में लगा सकते हैं इस वीडियो को, यूट्यूब में शेयर कर सकते हैं। मैं कॉपीराइट नहीं मारूँगा। थैंक यू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जौहर, अल्फ़ा करियर अकेडमी की तरफ से। मिलते हैं आपके साथ। आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि मैं अगला वीडियो बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।